हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं स्टोइचोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आप बोर्ड ले लो या नीट और जेईई की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होते हैं। तो हम टॉपिक को करेंगे कवर इस वीडियो में और उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी कवर अप करेंगे। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा है स्टोइचोमेट्री। पहला टॉपिक हम देखें स्टोइचोमेट्री। तो स्टोइचोमेट्री में यदि हम बात करते हैं तो जनरली हम दो स्टोइचोमेट्री देखते हैं। एक देखते हैं हम मॉलिक्यूलर स्टोइचोमेट्री। क्या देखते हैं? मॉलिक्यूलर स्टोइकोमेट्री। दूसरा है सिंपल आपका रिएक्शन स्टोइकोमेट्री। रिएक्शन स्टोइकोमेट्री। देखो सिंपल में यदि बात करूं स्टोइकोमेट्री की तो ये हमें बताता है मास रिलेशन बताता है, मास और मास का रिलेशन बताता है ना। मास वॉल्यूम का रिलेशन बताता है और हमें मोल रिलेशन भी बताता है। ये क्या बताता है? मोल और मोल रिलेशन भी बताता है। तो इस बात को ध्यान रखना। और वॉल्यूम भी रिलेशन बताता है। वॉल्यूम रिलेशन भी हमें ये बताता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले मॉलिक्यूलर स्टोइचोमेट्री। तो हम समझ लेते हैं मॉलिक्यूलर स्टोइचोमेट्री होती क्या है। यदि मैं मॉलिक्यूलर स्टोइचोमेट्री की बात करूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ध्यान से समझना, NaOH लिया तो हम यदि देखें यहाँ पे तो सोडियम के कितने मोल हैं? 1 मोल, ठीक है ना। ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? बोलो 1 मोल। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 1 मोल, ठीक है ना। अब आपको पता है एटॉमिक वेट इन ग्राम डेट इज 1 मोल। 1 मोल यानी हमें इसको लिख सकते हैं ये कितने ग्राम? 23 ग्राम लिया, ठीक है। ये कितने ग्राम लिया होगा? सिंपल, ये हमने ऑक्सीजन 16 ग्राम लिया होगा, ठीक है ना। 16 ग्राम ऑक्सीजन लेने पे आपको 1 मोल मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, हाइड्रोजन भी हमने कितना लिया? 1 ग्राम लिया होगा। यदि हम सिंपल इनको ऐड करें, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा? 40 ग्राम। तो इनका भी क्या आएगा? 40 ग्राम। इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखो मोल रिलेशन भी देख सकते हैं, मास भी रिलेशन देख सकते हैं। सिंपल सा फंडा है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे H2SO4 ले लिया जाए। समझना, यहाँ पे H2SO4 ले लिया जाए, H2SO4। समझना ध्यान से। अब यदि हम H2SO4 ले रहे हैं तो एक बात बताना, यहाँ पे हमें अब करना है सिंपल क्या। देखो यहाँ पे मान लो हम बात करें अब हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितने मोल है? बोलो 2 मोल, ठीक है। सल्फर कितने मोल है? 1 मोल। ऑक्सीजन कितने मोल है? बोलो 4 मोल। तो अब आप क्या करोगे? बोलो सिंपल, मास कितना होगा? यदि आप देखोगे तो ये आएगा सिंपल 2 × 2 मतलब 4 ग्राम, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2। तो देखो सल्फर कितना? बोलो 32 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे जब हम इसके 4 मोल लेंगे तो मतलब कितना होगा? 16 × 4 मतलब कितना लेना होगा ऑक्सीजन? 64 ग्राम। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यदि आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा? इसका यदि मॉलिक्यूलर मास की बात 98 ग्राम, ठीक है। या मैं ऐसे पूरे मॉलिक्यूल की बात करूंगा, 1 मोल मॉलिक्यूल, है ना। सिंपल समझना आप। तो इसको हम बोलते हैं हम सिंपल क्या? मॉलिक्यूलर स्टोइचोमेट्री। अब देखना, ध्यान से समझना। यहाँ पे जैसे आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है मॉलिक्यूलर स्टोइचोमेट्री से ही, तो मॉलिक्यूलर स्टोइचोमेट्री से ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लो आपको यूरिया दे दिया, यूरिया, ध्यान समझना, क्या दे दिया? यूरिया। अब बच्चों को यूरिया का फॉर्मूला ही नहीं पता होता है, ठीक है। और यूरिया का जो फॉर्मूला होता है ये पता होगा तभी तो कर पाएगा बच्चा। तो यूरिया दे दिया, उसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज बताओ,
तो देखो नाइट्रोजन का परसेंटेज बताना है, तो देखो कैसे बताओगे आप, ध्यान समझना। यदि मैं नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालूं, ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे, आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, यदि ध्यान से समझना यहाँ पे, तो 2 + 2 समझना प्लस 28 14 एक ऑक्सीजन 14 एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन 28 हो गया, प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16। तो इसको हमने ऐड किया तो कितना आ गया, ये आ गया 32 प्लस ये आ गया 28, ये आ गया 60, ठीक है, कितना आ गया 60। अब हमें मान लो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है तो कितना होगा, तो देखो यदि आप देखोगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए आप सिंपल यहां पे कैसे करोगे, देखो कितने ग्राम है नाइट्रोजन 28 ग्राम डिवाइड बाई 60 इंटू कितना हो जाएगा 100, यही होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया, ये 14, ये कितना हो गया, ये 30, ठीक है, और ये कितना बचा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये कितना बचा, अब हम देख लेते हैं इसको, ये आएगा सिंपल 3.33, यदि आप इसको डिवाइड करोगे 3 3 या 9, 3.33 आएगा, कितना आएगा 3.33, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे सिंपल 3.33 में 14 का तो कितना आ जाएगा, 14 3 जा 42 कैरी आई 4, 14 3 जा 42 और 4 कितना हो गया 46 कैरी आई 4, 14 3 जा 42 और 4 46, मतलब 46.62 इतना परसेंटेज होता है यूरिया में नाइट्रोजन। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है मॉलिक्यूलर स्टोइचोमेट्री से, किसी का भी परसेंटेज पूछ लेगा तो आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके जिसका परसेंटेज पूछा जाए उसको आप ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाई टोटल मास, टोटल मॉलिक्यूलर मास इंटू 100 करेंगे, उसका परसेंटेज आ जाएगा। तो आप देखते होंगे यूरिया जो होती है इसको फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं, है ना, खेती में हम सिंपल फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि 46% ही सिर्फ यूजेस है, मतलब इसका जो नाइट्रोजन जो यूजेस है सिंपल 46, बाकी का सब क्या है, बेकार है, वेस्टेज है, जो सॉइल को क्या है बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगा, डिसएडवांटेज करेगा। तो आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो रही होगी, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे से 46% ही होता है। तो इससे आप भूमि जो भी आप फील्ड को यूज कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी आप उपज कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, तो वहां पे यदि आप यूरिया डालते हैं तो आपका सिर्फ 46% यूज हो रहा है, बाकी का सब बेकार, मतलब आपका जो सॉइल है वो बेकार करता हुआ चल रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए तो बोलते हैं नेचुरल आप खाद को डालिए, ठीक है, नेचुरल फर्टिलाइजर को डालिए, इसीलिए बोला जाता है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो ये आपका मॉलिक्यूलर स्टोइचोमेट्री था, सिंपल है ना। हमने आपको NaOH से समझाया, हमने आपको H2SO4 से कराया, फिर मैंने एक आपको परसेंटेज का क्वेश्चन करा दिया, यूरिया में नाइट्रोजन का क्या परसेंटेज होता है, इस तरीके का क्वेश्चन करा दिया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि रिएक्शन स्टोइचोमेट्री क्या होती है। तो देखो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंपल सा जो स्टोइचोमेट्री होती है वो क्या बताता है, देखो लिखा हुआ है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्वेशन आर नोन स्टोइचोमेट्रिक। मतलब क्या बोल लिखा हुआ है, जो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन में जो कैलकुलेशन होती है उसे ही क्या बोलते हैं हम, बोलो, बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन में उसे ही हम स्टोइचोमेट्री बोलते हैं। अच्छा, अब लिखा हुआ है जब कैलकुलेशन सिंपल सी नहीं देखें तो 3 टाइप से होती है, क्या क्या, देखो मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। या आप मोल मोल भी लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना, मोल मोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं इसको अच्छे से, अभी तो सिंपल ये रिएक्शन स्टोइचोमेट्री लिखी हुई है, ठीक है ना। तो मैं और एक डेफिनेशन आपको लिख देता हूं सिंपल लैंग्वेज में, इट टेल्स अबाउट द मोल रिलेशन और वॉल्यूम रिलेशन कॉमा मास रिलेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसके लिए, ये मोल रिलेशन होता है, ये मास रिलेशन होता है, ये वॉल्यूम रिलेशन होता है, वो भी किसके लिए, बोलो, फॉर रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। जैसे मान लो मैंने लिखा H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ध्यान समझना, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लो हमने बोला इसमें, देखो क्या लिख सकते हैं हम, 1 मोल हमने हाइड्रोजन लिया, 1 मोल आयोडीन लिया, तो कितने मोल हमें हाइड्रोजन आयोडाइड मिल गया, 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड मिल गया,
ठीक है। अब यदि मैं मान लो मास की बात करूं, देखो यदि मैं इसके 2 ग्राम ले लूं, ठीक है, आयोडीन कितना होता है, सिंपल कितना हो गया, देखो ये हो जाएगा आपका एक आयोडीन का 127, 2 इंटू 127 मतलब ये हो जाएगा सिंपल आपका, यदि आप करोगे तो ये हो जाएगा 254, ठीक है ना, ग्राम। अच्छा ये कितना होगा, यदि आप इसको लोगे तो इसमें आ जाएगा सिंपल 2 मल्टीप्लाई विथ कितना 1 प्लस यहाँ पे 127, तो अब आप जब इसको भी करोगे तो कितना आएगा 256 ग्राम। तो ये तो 256 ग्राम यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी देखा जाए तो टोटल 256 ग्राम ही आ रहा है। तो देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा यदि मान लो मैंने इसका क्या ले लिया, इसका मैंने 10 वॉल्यूम ले लिया या 10 ml ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम, आयोडीन का भी हमने 10 वॉल्यूम ले लिया, तो ये कितना मिलेगा 20 वॉल्यूम मिलेगा। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो रही होगी। एक बात से और समझते हैं, सिंपल बॉर्न हैबर साइकिल से भी एक बात समझते हैं अपन। जैसे मान लो एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं स्टोइचोमेट्री में। जैसे मान लो N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3 और यहाँ पे कर दिया मैंने सिंपल 3H2। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अमोनिया। सिंपल क्या मिल रहा है, मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन देन फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया। सिंपल ये है। यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन और ये क्या बनेगा बोलो 2 मोल अमोनिया, 2 मोल अमोनिया। सिंपल एक बात ध्यान रखना, जो स्टोइचोमेट्री है ये किसको फॉलो करेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। मतलब देखो समझ लो भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसे बोलेंगे सिंपल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ये मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, पहला ही लॉ था। मतलब सिंपल कि मास इज कंजर्व फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पूरे में यदि मैं बात करूं तो देखो ये बात तो क्लियर हो गई। N2 ले लिया, H2 ले लिया, 2 अमोनिया मिल गया। अब देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 28 ग्राम नाइट्रोजन लेने पे 6 ग्राम हाइड्रोजन लेने पे ये कितना मिल रहा है 34 ग्राम मिल रहा है। देख लो भाई, सिंपल मैं स्टोइचोमेट्री लगा रहा हूं। अब मैं एक काम ऐसा भी कर सकता हूं, मान लो मैं इसका क्या ले लूं बोलो 10 वॉल्यूम ले लें, इसका कितना ले लूं 30 वॉल्यूम ले लें, इसका कितना ले लें वो ये कितना बनेगा 20 वॉल्यूम बनेगा। स्टोइचोमेट्री बोल रहा है सिंपल, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको 10 ml इसको ले लिया, ये मान लो 30 ml ले लिया, ठीक है, तो ये कितना मिलेगा 20 ml। तो इस तरीके से भी आप स्टोइचोमेट्री को समझ सकते हैं। तो सिंपल रिएक्शन स्टोइचोमेट्री जो होगी वो किस किस को बताएगी, मास मास रिलेशन बताएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन बताएगा और आपका सिंपल यहाँ पे मोल मोल रिलेशन को भी बताएगा, जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए लगेगा। ठीक है, सिंपल सा बहुत अच्छा फंडा है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता, भी हम क्वेश्चंस भी लाएंगे। ये तो आसान क्वेश्चंस थे तो मैंने करके दिखा दिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, सो डोंट वरी, अभी करेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, ये देखो लिखा हुआ है, इफ 10 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान समझना क्वेश्चन 1, 10 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एंड 30 लीटर ऑफ हाइड्रोजन आर अलाउड टू रिएक्शन, देन वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड इज। देखो हमने अभी हाल ही क्वेश्चन को सॉल्व किया था एग्जाम्पल के थ्रू, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। मतलब ये सिंपल बोल रहा है कि N2 है, नाइट्रोजन ने रिएक्शन किया हाइड्रोजन से, तो क्या बना बेटा 2 मोल अमोनिया बना और ये कितना हो गया बोलो, ये सिंपल बन गया 3। ठीक है ना, ये 3 2 6। देखो ये स्टोइचोमेट्री तभी लगता है जब रिएक्शन बैलेंस हो, इस बात को ध्यान रखना, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, जब रिएक्शन बैलेंस होगी तभी आप स्टोइचोमेट्री लगाएंगे, इस बात को ध्यान रख लेना, सिंपल सा फंडा है। अब देखो क्या होगा, अब हम यहां पे देख रहे हैं, सिंपल समझना अच्छे से, बहुत गौर से, बहुत अच्छे से। अब हम यहां पे देख रहे हैं, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है सिंपल, कितना वॉल्यूम लिया इसका, देखो
लिया है 10 लीटर, ये कितना लिया 30 लीटर। ये बताओ, ये 10 लीटर लिया, ये 30 लीटर लिया, तो ये कितने लीटर बनेगा? अभी हाल हमने बताया था सिंपल 20 लीटर। कितना बनेगा? 20 लीटर। देखो ये सॉल्व भी था वहां पे, तो ये आंसर हो गया आपका 20 लीटर। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी बड़े ही आसानी से। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, बस आपको सिंपल स्टोइचोमेट्री लगाना है, सिंपल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 10 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, समझना यहाँ पे, एंड 30 लीटर ऑफ हाइड्रोजन आर अलाउड टू रिएक्शन। ठीक है भाई, उसने बोला 10 लीटर N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3। ये तो मैं अभी आसान क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी मैं अच्छे क्वेश्चन भी लाया हूं। तो देखो ये कर दिया मैंने, 2NH3 बन गया। सिंपल मुझे एक बात बताओ, ये मान लो मैंने 10 लीटर ले लिया, ये मान लो मैंने 30 लीटर ले लिया, अभी मैंने किया था तो ये कितना मिला था बेटा? 20 लीटर। ठीक है, यही बोल रहा है। तो देखो ये 20 लीटर मिला था। अब ये क्या पूछा? देन वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड आफ्टर 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। यदि मान लो 50% कंप्लीट हो गई रिएक्शन, यदि 50% कंप्लीट हो गई, तो एक बात ये बताओ, जो नाइट्रोजन का वॉल्यूम 10 लीटर था, तो ये कितना बचेगा बोलो? 5 लीटर। बोलो 5 लीटर बचेगा। अच्छा ये बताओ, जब ये 20 लीटर था तो ये कितना बचेगा? 50% कंप्लीट हुआ है, मतलब जो 50% रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर गए, तो ये कितना बना? 50% अमोनिया भी बना होगा। जब 50% अमोनिया बना है, तो जब ये 5 लीटर बना है, तो ये कितना लीटर बना होगा बोलो? ये भी सिंपल बच गया होगा आपका कितना बोलो? ये बचा होगा आपका 10 लीटर। कितना? 10 लीटर। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपको मास 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 वॉल्यूम 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 रिलेशन थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो, अब एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। अमाउंट ऑफ CO इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग 10 ग्राम CaCO3। तो देखो भाई, अमाउंट ऑफ CO बताना है, और हमने हीट किसको किया? कैल्शियम कार्बोनेट को। देखो मैं आपको ये क्वेश्चन एक बात बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं सारी बातें आपको सिंपल बयां कर देता हूं यहाँ पे, जो कि आपको गलती नहीं करोगे। जब भी आपको मेटल कार्बोनेट मिले, क्या मिले? मेटल कार्बोनेट। और मेटल कार्बोनेट को यदि आप हीट करोगे, कभी भी क्या करोगे? हीट करोगे, तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, जब जब आप मेटल कार्बोनेट को हीट करो, किसी भी मेटल कार्बोनेट को हीट कर दो, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यही मिलेगा बेटा, सिंपल सा। अब ये पूछ रहा था कितना CaO ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना, कितना CaO ऑब्टेन्ड होगा। तो एक बात बताओ, यदि मैं मान लो मैं इसका 1 मोल ले रहा हूं, ध्यान समझना, 1 मोल ये है, तो ये कितना मिल रहा है हमें? 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड भी मिल रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, ध्यान समझना। अब देखो, अब यदि मैं इसी की बात करूं, 1 मोल यानी ये 100 ग्राम ले लें, 100 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। देखो सिंपल, CaCO3 का जब आप निकालोगे 40 प्लस 12 प्लस 48, तो ये आएगा, टोटल आएगा ये 100 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना, मोलर मास। अब देखो ये 100 हो गया, ये कितना आएगा? ये आपका आएगा सिंपल 56 ग्राम। ये कितना आएगा? ये आएगा सिंपल आपका कितना? 44 ग्राम। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ये रिएक्टेंट के भी मास 100 है और प्रोडक्ट का भी मास 100 है। आप समझ रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, बोलना पड़ेगा भाई हाँ या ना, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो ये 100 हो गया। अब एक बात बताओ आप मुझे, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब सिंपल सी बात है, अब हमें ये बताना कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेने पे, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। सिंपल, तो देखो सिंपल है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, यदि आपको करना ही है क्वेश्चन, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखो भाई, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है कि आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेने पे आपको कितना मिल रहा है बेटा? 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। बोलो,
56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। अब मुझे ये बताओ एक बात, आप 1 ग्राम लेने पे कितना मिलेगा बेटा, 56/100 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यही मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ सिंपल सा, ये 1 ग्राम हो गया। अब देखो 10 ग्राम में कितना मिलेगा, 10 ग्राम CaCO3 लेने पे ये आपको मिलेगा 56/100 इंटू 10 ग्राम CaO। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 10 10 जा 100, ये कितना हो गया सिंपल 5.6 ग्राम। तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ से वो कितना आएगा, वो आ जाएगा सिंपल 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो क्लियर। ठीक है, यदि अब आप देखेंगे सिंपल यहाँ पे ऑप्शन देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा डी। ठीक है ना, कितना 5.6 ग्राम। तो यहाँ पे मैं देखो ऑप्शन थोड़ा सही कर देता हूँ, ए और बी लिखे हुए हैं, इस बात को ध्यान रखना, ये CD हो गए। ठीक है ना, तो 5.6 ग्राम, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आप NCERT सॉल्व करेंगे जब भी वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे, और अभी हम क्वेश्चन और लेके आए हैं, तो लास्ट में अपन फिर से क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अब हम देखते हैं लिमिटिंग रीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये नीट, JEE और बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो भाई इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना कि क्या होता है। इससे पहले अभी हमने स्टोइचियोमेट्री बताया था बहुत अच्छे से, वो भी इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे अब ध्यान समझना, लिमिटिंग रीजन किसे बोलेंगे। जैसे मान लो A है प्लस B है, गिव्स C बन रहा है, ठीक है, या इससे प्रोडक्ट बन रहा है ये आपका। ठीक है, समझना, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट मान लेता हूँ। मान लो मैंने इसके 0.5 मोल लिए और ये मैंने 1 मोल लिए। ठीक है, तो अब आप समझना सिंपल, यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट में, जो इस केमिकल रिएक्शन में मिनिमम अमाउंट में, वही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब जो पूरी रिएक्शन डिपेंड करेगी वो किस पे करेगी, लिमिटिंग रिएजेंट में, उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, जितना ये होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो अच्छा मोल्स बताओ किसके कम है, A और B में, B के मोल्स कम है। जब B के मोल्स कम है तो यही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, अब दूसरी बात समझना यहाँ से ध्यान से, जैसे ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आप घर में हो। ठीक है, अब आपके घर में 2 सब्जियां बनी हुई हैं, ये थाली है, मम्मी ने बढ़िया खाना बनाया, एक सब्जी बहुत टेस्टी है, लेकिन उन्होंने, मम्मी ने बोल दिया आपसे कि बस आपको 1 कटोरी मिलेगी, 1 कटोरी के बाद आपको सिंपल नहीं मिलेगा, मतलब 1 बाउल आपको क्या मिल जाएगी, 1 सब्जी मिल जाएगी। दूसरी सब्जी थोड़ी कम टेस्टी है, ये सब्जी टेस्टी है, बहुत टेस्टी बनी हुई है कि बहुत मज़ा आया तुम्हें, और दूसरी सब्जी कम टेस्टी है। ठीक है ना, इसमें मज़ा कम आ रहा। अब ये लेकिन बहुत ज़्यादा बन गई है। ठीक है ना, तो मम्मी ने साफ बोल दिया मिलेगी तो यही मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आप इससे खा रहे हो, खाना खा रहे हो, खाते हो, ये तो खत्म हो जाएगी जल्दी, और जब चपाती खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, चपाती से आप इसको खाते जा रहे हो, तो एक टाइम आएगा कि जल्दी खत्म हो जाएगी, ये बचेगी। ठीक है ना, ये तो खत्म हो गई, क्योंकि अब जब ये खत्म हुई मतलब ये क्या है, लिमिट में है ना, एक लिमिट में ही तो है, सिंपल 1 बाउल मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं, तो लिमिट में हो गया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यही तो डिपेंड करेगा कितनी रोटियां खाओगे, ऐसे ही तो डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड करेगा, जब तक ये चलेगी तभी तक रोटी खाओगे तुम, है ना, इससे तो खाओगे नहीं क्यों, अच्छी नहीं बनी है, तो जब तक ये चलेगा तब तक रोटी खाओगे। तो ऐसे ही समझ सकते हो। इसी तरीके से रिएक्शन भी है आपकी, जब सिंपल जिसके कम मोल्स हैं वही क्या आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इस बात को ध्यान रखना, या मैं ऐसे बोल दूं जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, अभी देखो मैं पढ़ता हूं, लिखा हुआ भी है द लिमिटिंग रिएजेंट, या इसी को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोलते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्टेंट दैट इज टोटली कंज्यूम्ड व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड। मतलब ये एक बात ध्यान है, जैसे मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन में ये मॉलिक्यूल जो होंगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट वाले, ये क्या हो जाएंगे आपके, बोलो, ये आपके टोटली कंज्यूम्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टोटली कंज्यूम्ड हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, मतलब कुछ नहीं बचेगा, सफाया, जैसे आपकी ये सब्जी हो गई है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये क्या हो गई, खत्म हो गई, तो टोटली कंज्यूम। अब जो बचा हुआ है, जैसे मान लो ए बच गया आपका, मान लो 0.5 मोल ये है, तो 0.5 मोल ए से रिएक्ट किया होगा, अब ये बच गया आपका,
ठीक है ना, ए बच गया, मतलब ये किस में होगा फिर आपका, एक्सेस में होगा, किस में होगा, एक्सेस में, मतलब ये मोर अमाउंट में, मोर अमाउंट वाला क्या होता है, एक्सेस में होता है। आई होप ये बात क्लियर, बोलो भाई हाँ या ना, क्लियर ना। अब देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज लिमिटेड बाय दिस रेजेंट। देखो इस रेजेंट की वजह से जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, लिमिटेड में ही फॉर्म होगा। जितना लिमिटिंग रेजेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा जनरली, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, वो भी लिमिटेड में ही फॉर्म होगा। सिंस द रिएक्शन कैन नॉट कंटिन्यू विदाउट इट। अब देखो मान लो अब ये टोटली कंज्यूम हो गया, अब टोटली कंज्यूम हो गया तो बचा क्या, ए। अब ए किससे रिएक्ट करेगा, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो जो होगा आपका इसके बिना, लिमिटिंग रिएजेंट के बिना रिएक्शन आपकी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। यदि ये लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद आपकी रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब देखो इफ वन और मोर ईच अदर reagent are present in excess of the quantities required to react with the limiting reagent। अब देखो क्या बोल रहा है, मतलब जो बचे हुए हैं आपस में वो क्या है, सब जो भी ए बचा या सी बचा, दो से ज्यादा भी होंगे, तो जो बचे हुए हैं वो सब क्या है, एक्सेस में है ना। अब उनके लिए भी क्या होगा, रिएक्ट, यदि मान लो उनको रिएक्ट करना भी है तो उनके लिए क्या होना चाहिए, आपका लिमिटिंग रेजेंट होना चाहिए, लेकिन लिमिटिंग रेजेंट तो खत्म हो गया। जब लिमिटिंग रेजेंट खत्म हो गया तो आप सिंपली बोल सकते हो वो एक्सेस में बचे हुए हैं। तो ये पूरी कहानी है लिमिटिंग रेजेंट की। अब मैं आपको एक सिंपल सा कुछ शब्दों में आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो लिमिटिंग रेजेंट होता है, ये जो लगता है, ये ऑलवेज रिएक्टेंट के लिए लगता है। किसके लिए लगेगा भाई, रिएक्टेंट के लिए, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, अब देखो ये क्या होता है, प्रेजेंट इज इन लेस अमाउंट एज रिक्वायर्ड कंज्यूम कंप्लीटली ऑलवेज। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पूरी रिएक्शन में लेस अमाउंट में होता है, यही बात अभी भी मैंने बोली थी, अब मैं सिंपल शब्दों में लिख दिया, और ये टोटली कंज्यूम हो जाएगा इन ए केमिकल रिएक्शन में हमेशा। फिर लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन लिमिटिंग रेजेंट ओनली। ये मैंने अभी हाल बताया था जस्ट आपको कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो आपका लिमिटिंग रेजेंट पे डिपेंड करेगा। अब देखो बोलना पड़ेगा भाई क्लियर। अब देखो अब एक बात समझना, यहाँ पे ये मैं लाइन समझाता हूं आपको, उससे लिखा हुआ डिवाइड द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बाय देयर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट टू है ना बैलेंसिंग कोफिशिएंट। ये मैं समझाता हूं आपको क्वेश्चन के थ्रू, ये लाइन का मतलब क्या है। अभी एक बात और समझ लेते, जो मिनिमम वैल्यू होगी वही क्या होगा, आपका लिमिटिंग रेजेंट होगा या लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे ऐसे समझो, इस लाइन की मैं बात समझाता हूं, ये क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लो हमने लिखा A प्लस 2B गिफ्ट C, ठीक है, आपसे लिमिटिंग रेजेंट पूछ रहा है। जैसे मान लो इसके मैंने 3 मोल ले लिए, ठीक है ना, इसके मैंने 1 मोल ले लिए, ठीक है। अब हमें बताना है लिमिटिंग रेजेंट बताओ। तो अब आपके जो कोफिशिएंट होगा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो भी होगा आपका कोफिशिएंट, उससे आप क्या कर दोगे, सिंपल डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो देखो यहाँ पे क्या 3, इसका तो 1 है तो 3/1 हो गया, सिंपल। इसका क्या है 1/2। अब निकालो 0.5, ये हो गया, ये कितना हो गया 3। तो बताओ ये सबसे कम किसके हैं 0.5 मोल, तो यही क्या हो जाएगा आपका, सिंपल बोलो लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, यदि मान लो मैंने AA प्लस BB गिव्स CC लिख दिया, ठीक है। अब देखो यदि मान लो इसके 1 मोल हैं, इसके 2 मोल हैं, तो आप डिवाइड किससे करोगे, आप सिंपल जब डिवाइड करोगे तो इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, तो 1/A और ये क्या हो जाएगा 2/B। अब आप देख लो जिसकी वैल्यू कम होगी, जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी, जिसकी भी वैल्यू मिनिमम होगी, वही क्या होगा आपका लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा। तो याद रखना जो मिनिमम वैल्यू होगी जिसकी, वही आपका हो जाएगा लिमिटिंग रेजेंट। बोलो भाई हाँ या ना, क्लियर बेटा, जल्दी बताओ, है ना। तो बहुत अच्छे से पढ़ना और ध्यान से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो हम इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लिमिटिंग रेजेंट को पहचानते हैं कि कैसे लिमिटिंग रेजेंट को हम पहचानेंगे। तो जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे पहला क्वेश्चन, हमें यहाँ पे बताना है फाइंड आउट द लिमिटिंग रेजेंट, ठीक है। इसने रिएक्शन लिख के दे दिया है, पहला क्वेश्चन
A प्लस 2B गिव्स C। अभी हमने जस्ट बताया था आपको, ठीक है। इसके 5 मोल हैं, इसके 8 मोल हैं। अब आपको क्या करना है, इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 5/1 8/2 मतलब कितना हो गया 4, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू किसकी आ रही है, बी की। जब मिनिमम वैल्यू बी की आ रही तो लिमिटिंग रीजेंट कौन हो जाएगा, सिंपल आपका बी क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। बोलो ये क्लियर। अब आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। जब भी आपको इस तरीके से दिया जाए आप उसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए भाई हाँ या ना, क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, 0.2 मोल BaCl2 रिएक्ट विद 0.5 मोल सोडियम फॉस्फेट, ठीक है, लिखा हुआ है, टू गिव बेरियम फॉस्फेट एंड NaCl सोडियम क्लोराइड। द लिमिटिंग रेजेंट विल बी। देखो लिमिटिंग रेजेंट निकालने के लिए आपको हमेशा रिएक्शन कैसी चाहिए, बैलेंस्ड रिएक्शन चाहिए सबसे पहले, तो तभी निकाल पाओगे लिमिटिंग रेजेंट। इस बात को ध्यान रखना, यदि बैलेंस रिएक्शन नहीं होगी तो आप लिमिटिंग रेजेंट नहीं निकाल पाओगे। अब इसने रिएक्शन दी है तो देखो रिएक्शन कैसे करेंगे कंप्लीट, सिंपल, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम फॉस्फेट गिव्स बेरियम फॉस्फेट प्लस NaCl। पहले इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अभी अनबैलेंस लिखी हुई है तो इसको बैलेंस करने के लिए एक काम करते हैं अपन। देखो क्या काम करते हैं, यहाँ पे बैरियम कितने 3, यहाँ पे बैरियम कितना 1, पहले 3 बैरियम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ भी 3 हो गए। अब क्लोरीन देखते हैं, यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए 6, यहाँ पे क्लोरीन कितने 1, तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे सोडियम कितने हैं 3, यहाँ पे सोडियम है, सॉरी देखना भाई, सॉरी ये देखो गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा, यहाँ पे बैलेंसिंग गड़बड़ है। एक मिनट, यहाँ पे कितने थे क्लोरीन आपके 6 थे, 3 2 जा 6, और यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे 1 ही था तो 6 से मल्टीप्लाई होगा बेटा, ध्यान रखना। अब 6 से मल्टीप्लाई होगा, अब यहाँ पे सोडियम कितने हो गए 6, यहाँ पे कितना हो गया तो देखो 3, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6। देखो फॉस्फोरस अपने आप बैलेंस हो गया, 2 फॉस्फोरस, ऑक्सीजन 8, सब कुछ बैलेंस है। अब हमें क्वेश्चन करना है सॉल्व। अब लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल, कितना लिखा हुआ 0.2 मोल बेरियम क्लोराइड। तो देखो बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ है 0.2 मोल, तो लिख दिया भैया हमने यहाँ पे 0.2 मोल बेरियम क्लोराइड, और यहाँ पे 0.5 मोल क्या हो जाएगा आपका सोडियम फॉस्फेट। अब क्या होगा, देखो अब आपको क्या करना है, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो देखो कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, 0.2 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, देखो मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। 0.2 है डिवाइड बाई 3 है, तो एक काम करो, हम इसको क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करोगे जब आप तो कितना जाएगा, ये जाएगा, तो ये डिवाइड आएगा सिंपल, देखो 0. ये आप भी कर सकते हो 0.66 आएगा समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.066, ठीक है। अच्छा इसको डिवाइड करोगे तब कितना आएगा, ये आएगा सिंपल 0.25, ठीक है। तो बताओ मिनिमम वैल्यू किसकी है, मिनिमम वैल्यू आपकी ये हो गई। जब मिनिमम वैल्यू ये हो गई तो सिंपल लिमिटिंग रेजेंट कौन हो जाएगा, लिमिटिंग रेजेंट भी आपका यही हो जाएगा। तो BaCl2 इज लिमिटिंग रेजेंट, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे BaCl2 इज लिमिटिंग रेजेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप आंसर को लिखेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो लिमिटिंग रेजेंट यदि पता चल गया तब तो रिएक्शन आपकी आसान हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 0.5 मोल BaCl2 रिएक्ट विद 0.2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट। देखो भाई यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये Na3PO4 लिखा होगा, ठीक है, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 लिखा होगा, नो एंड लिखा हुआ है एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट फॉर्म्ड आर, ठीक है। ये पूछ रहा बेरियम फॉस्फेट क्या, मैं मोल्स बताओ
कितने बनेंगे। तो चलो भाई देख लेते हैं यहाँ पे। यदि यहाँ पे हम क्वेश्चंस को देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन लिखते हैं, BaCl2 प्लस सोडियम फॉस्फेट गिव्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल आपका बेरियम फॉस्फेट प्लस NaCl। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, अभी हमने जस्ट किया था, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, 3 नहीं सॉरी कितना हो जाएगा, ये 6 है, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, ये आपका बैलेंस हो गया। अब देखो हम मोल्स देख लेते हैं, 0 पॉइंट्स के लिमिटेड रेंज निकाल, 0.5/3 ये कितना हो जाएगा 0.2/2। देखो जब 2/2 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.1 और ये कितना आएगा, यदि आप देखोगे तो ये आएगा सिंपल आपका 0 पॉइंट डिवाइड करोगे तो 0.166 ये आएगा समथिंग, ठीक है। अब क्या होगा, जब आपने डिवाइड कर लिया, अब सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, देखो भाई सबसे कम मोल्स किसकी है, सबसे कम मिनिमम वैल्यू किसकी है, सोडियम फॉस्फेट की, तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा लिमिटिंग रेजेंट। क्या हो जाएगा बच्चा, लिमिटिंग रेजेंट, है ना। तो देखो मैं लिख देता हूं सोडियम फॉस्फेट इज लिमिटिंग रेजेंट, ठीक है, ये लिमिटिंग रेजेंट हो गया। अच्छा अब एक बात बताना आप मुझे, ठीक है ना, ये 2 मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल, ठीक है ना, तो ध्यान समझना, ये 2 से 1 मोल बन रहा है बेरियम फॉस्फेट। तो एक बात बताओ सिंपल, यही तो पूछा कितना बेरियम फॉस्फेट फॉर्म होगा, तो देखो 1 से कितना होगा 1/2, 0.2 से कितना होगा सिंपल 0.2 डिवाइड बाई 2 मतलब 0.1। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, देखो तो कितना हो गया आंसर, सिंपल आपका 0.1 आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन आया था। तो आई होप आप लिमिटिंग रीजेंट निकाल लेंगे तो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते इस तरीके के, ठीक है, इतना क्लियर। तो देखो जब भी आप लिमिटिंग रीजेंट को करेंगे तो आप पहले रिएक्शन को देखें, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद ही आप लिमिटिंग रेजेंट निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो बच्चा क्या, कभी कभी अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन दी जाती है, और जब अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन दी जाती है और हम भूल जाते हैं बैलेंस के लिए, तो हम क्या करते हैं अनबैलेंस के लिए सॉल्व कर देते हैं। और यदि आप नीट और जेईई दे रहे होते हो वहाँ पे, तब तो आपका गड़बड़ हो जाता है काम, क्योंकि ऑप्शन वही रखा हुआ, बोर्ड में भी आपके क्या आ जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा और आप सही मान लोगे। तो भाई ये बात गलती मत करना कभी भी, इस बात को ध्यान रख लो। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं अच्छे से स्टोइचोमेट्री के, ठीक है ना, बहुत धांसू क्वेश्चन करते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, उनको अच्छे से सॉल्व करना है। कैसे करोगे आप, पहले वीडियो को पॉज करना और पॉज करने के बाद खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय द कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है भाई, पोटेशियम क्लोरेट का वो कैटालिटिक डिकम्पोजिशन कर रहा है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन में क्या मिला, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, मैं पहले पोटेशियम क्लोरेट लिख देता हूँ KClO3। देखो रिएक्शन लिखना होगा, रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन विल बी, ये आएगी आपकी KClO3 गिव्स, यहाँ पे क्या आएगा KCl प्लस और क्या हो जाएगा O2, यही लिखा हुआ पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है इफ 2.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर एनी एक्सपेरिमेंट, ठीक है भाई, किसी एक्सपेरिमेंट में 2.4 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो पूछ रहा हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट मस्ट बी डिकम्पोज। तो बताओ मुझे हाउ मैनी ग्राम, कितने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज होगा, कितना 2.4 मोल ऑक्सीजन मिलने पे। तो देखो समझना यहाँ पे ध्यान से, तो इसको सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। तो बैलेंस करने के लिए एक काम करते हैं, देखो भाई पहले तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। देखो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 3 है, तो पहले 6 ऑक्सीजन करते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 ऑक्सीजन हो गए। पोटेशियम यहाँ पे 2, क्लोरीन 2, यहाँ पे पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, तो जो क्लोरीन में भी हमने सिंपल यहाँ भी पोटेशियम क्लोराइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब एक बात समझना यहाँ पे,
यदि मैं बात करूं तो देखो एक ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये कितना है, ये 2 मोल, ये कितना मिला हमें 2 मोल डिकम्पोज करने पे पोटेशियम क्लोराइड, और 3 मोल हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है ना, ध्यान समझना, यही हो रहा है। अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान समझना, यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, यदि मैं बात करूं तो ये कितने ग्राम, 2 इंटू पोटेशियम पर क्लोरेट का मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल लेता हूं। तो कैसे आएगा देखो, पोटेशियम पर क्लोरेट का सिंपल, पोटेशियम क्लोरेट का मॉलिक्यूलर मास, पोटेशियम का 39 प्लस 35.5 प्लस 48, तो कितना हो गया 9 और 8 17, कैरी आई 1 और 4 3 7 और 1 8 प्लस 35.5, तो ये कितना हो गया देखो, ये 0.5 तो यहाँ हो गया, ये 7 5 12, कैरी आई 1, 8 3 11 और 1 12, 122.5। ठीक है, ये आ गया इतना ग्राम, कितना, किसका मॉलिक्यूलर मास, पोटेशियम क्लोरेट का मॉलिक्यूलर मास आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो सिंपल 2 इंटू 122.5 ग्राम ले लिया मैंने। ठीक है, इतना ले लिया। तो ये कितने मोल मिल रहा है, जब हम इसको रिकम्पोज कर रहे हैं तब हमें 3 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है। कितना मोल बोलो भाई, यदि हम इसकी बात करें तो ये कितना मिलेगा, ये सिंपल मिलेगा हमें 2 5 जा 10, ये हो जाएगा सिंपल 2 5 जा 10, कैरी आई 2, 2 2 जा 4, ठीक है ना, और 1 5, 2 2 जा 4 1 5, मतलब 245.0 ग्राम मिलेगा। जब हम 245 ग्राम जब हम लेंगे सिंपल पोटेशियम क्लोरेट, तो क्या मिलेगा आपको, 3 मोल ऑक्सीजन मिलेगी। अब ये पूछ रहा है जब 2.4 मोल ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, तब ये कितना ग्राम यूज होगा। तो देखो कैसे करोगे, ध्यान समझना किस तरीके से करोगे। तो देखो सिंपल सीधी मैं बात करूं यूनिटी मेथड की, तो देखो यहां पे यदि मैं बात करूं 2.4 मोल, ऐसे मत लिखो, 2.4 मत लिखो, पहले ऐसे लिखो सिंपल 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, मैं पूरा थियोरेटिकल लिख दे रहा हूं, प्रोड्यूस है ना, प्रोड्यूस व्हेन कितना, व्हेन 245 ग्राम ऑफ, या ऐसे लिख सकते हो व्हेन डिकम्पोज, ऐसे लिख सकते हो आप, व्हेन डिकम्पोज ऑफ KClO3 कितना 245 ग्राम। समझना, यहाँ पे सिंपल सी बात कर रहा हूं यहाँ पे। अब एक बात बताना, मैं सिंपल सी ये बात लिख रहा हूं, अब देखो, अब मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे सिंपल, यदि मैं 2.4 के लिए क्या करूंगा, देखो यदि मैं लिखूं 2.4 मोल, यहां पे ऑक्सीजन लिख रहा हूं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड व्हेन डिकम्पोज ऑफ KClO3, तो कितना आएगा देखो 245 इंटू कितना हो जाएगा सिंपल 2.4 डिवाइड बाई 3, यही हो जाएगा। इतने ही हमें डिकम्पोज क्या मिल जाए, इतने ही हमें ग्राम मिल जाएगा, किसका, पोटेशियम क्लोराइड का, सॉरी पोटेशियम क्लोरेट का। या आप ऐसे समझो, देखो भाई मैं सिंपल यूनिटी मेथड लगा रहा हूं, 3 मोल ऑक्सीजन लेने पे कितने मिल रहा है आपको 245, समझना, यहाँ पे मैं ये फंडा समझा रहा हूं दोबारा से, है ना, समझ लेना। अच्छा, तो 1 मोल में कितना मिलेगा, 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने पे सिंपल आप लिख सकते हो यहाँ पे 245 बाई कितना 3, इतने ग्राम क्या हुआ, डिकम्पोज होगा क्या, पोटेशियम क्लोरेट है ना, डिकम्पोज ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताना सिंपल 2.4 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने पे कितना डिकम्पोज होगा, 2.4 मोल होने पे सिंपल क्या हो जाएगा 245 डिवाइड बाई 3 इंटू 2.4, ठीक है ना, इतना क्या होगा डिकम्पोज ऑफ
डिकम्पोज ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, अच्छा तो देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया 0.8, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 जा 40, कैरी आई 4, 8 4 जा 32 और 4 36, कैरी आई 3, 8 2 जा 16 और 3 19, तो 196 ग्राम मिल गया। कितना है बोलो, सिंपल 196 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को डिकम्पोज करने पे आपको 2.4 मोल ऑक्सीजन मिलेगी। बोलो भाई, है ना, मतलब सिंपल सा फंडा है 196 ग्राम। कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिंपल 196 ग्राम। मैं लिख देता हूं आंसर, ठीक है ना, आंसर यहां पे लिख देता हूं 196 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट मस्ट बी डिकम्पोज्ड। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। इतनी बात क्लियर भाई, बोलो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन मजा आ गया हो करके। तो बहुत आसान है, सिंपल यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत आसान यूनिटरी मेथड से। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था स्टोइचियोमेट्री का, सिंपल स्टोइचियोमेट्री लगा रहे थे और आंसर पा रहे थे। ठीक है, इसी के साथ अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं अच्छा सा, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, तो उसके बाद आपको सॉल्यूशन को देखना है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबस्शन। तो समझना ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो देखो कैसे करोगे आप सिंपल सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब आपको रिएक्शन आएगी, मतलब यहां पे कंबस्शन है। क्या है कंबस्शन, जब आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन करते हो तो वहां पे CO2 प्लस H2O मिलता है। क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जब आप कंप्लीट कंबस्शन करोगे और इनकम्प्लीट करोगे तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है, इस बात को ध्यान रखना। तो देखो मैं रिएक्शन लिखता हूं तो आसान हो जाएगा। CH4 मीथेन है प्लस, अब पता होना चाहिए मीथेन का भी फॉर्मूला। ठीक है, इसीलिए तो भाई आसान होता है तभी, नहीं तो यदि आपको मीथेन का फॉर्मूला ही नहीं पता है तब तो भाई कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो भाई जो भी मैं बता रहा हूं उनको आप याद रखते हुए चलना। तो इसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन कंबस्शन किया तो क्या मिला, CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब यदि देखा जाए यहाँ पे इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, कार्बन तो बैलेंस है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए 4, यहाँ पे 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। हमें मतलब किससे, देखो हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें ये पूछ रहा है सिंपल मोल्स ऑफ मीथेन बता दो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलने पे। तो हमें ना तो O2 से यदि हम देखें तो 1 मोल 2 मोल 1 मोल 2 मोल मिल रहा है, इससे हमें, लेकिन हमें सिंपल किससे मतलब है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो देखो समझना यहाँ पे, यदि मैं मीथेन ले रहा हूं कितना बोलो, यदि मैं मीथेन यहां पे ले रहा हूं सिंपल 1 मोल, ठीक है ध्यान समझना 1 मोल, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना मिल रहा है 1 मोल। ठीक है, आप मोल मोल रिलेशन से भी कर सकते हो, मास मास रिलेशन से भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो देखो 1 मोल मिल रहा है। अब एक बात बताना, यदि मैं यहां पे बात करूं 1 मोल यानी 44 ग्राम। ठीक है ना, 44 ग्राम ऑक्सीजन लेने, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेने पे आप, सॉरी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने पे 1 मोल मीथेन डिकम्पोज हो रहा है यार, कंबस्शन हो रहा है 1 मोल किसका, मीथेन का। अब एक बात बताना आप मुझे, सिंपल यहां पे ये मैंने 1 मोल लिख दिया, अब मैं यहां पे लिख दूं 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने पे कितने मोल मीथेन मिलेगा। देखो वैसे आप देखो तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। देखो मैं डायरेक्ट, ये आप यदि नीट और जेई की तैयारी कर रहे होते तब मैं आपको डायरेक्ट बता, तो आप डायरेक्ट करते सिंपल। देखो 1 से 1 यहाँ पे मतलब 44 ग्राम, मतलब इसके भी 1 मोल, इसका जब हाफ कर दिया सिंपल तो इसके भी क्या हो जाएंगे मोल, हाफ होंगे, मतलब आंसर क्या आएगा 0.5। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है।
ठीक है ना, मतलब 50% हो गया मास, तब 50% मास तो मोल भी आपके 50, तो सिंपल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 1/2 मतलब 0.5। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन आपको बोर्ड में तो ऐसे करना नहीं है, आपको बोर्ड में तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, आप सिंपल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो मीथेन लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन लिख दिया, CO2 लिख दिया, H2 लिख दिया। तो देखो यहाँ पे 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रही है, कब, जब आप ले रहे हो 1 मोल मीथेन का कंबस्शन करा रहे हो, तब आपको क्या मिल रहा है 44 ग्राम सिंपल CO2 प्रोड्यूस हो रही है। अब एक बात बताना, ये तो 44 ग्राम हो गया, अब एक बात बताओ सिंपल सा, 1 ग्राम में कितना प्रोड्यूस होगा CH4, बोलो। यदि मैं बात करूं एक ग्राम में कितने मोल बनेगा मीथेन, ऐसे भी समझ सकते हैं, या हम ऐसे बोलते हैं 1 ग्राम में कितना मोल CH4 का कंबस्शन होगा। तो देखो यदि 1 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रही है, समझ ना, यूनिटी मेथड से कर रहा हूं, तो देखो कितना हो जाएगा 1/44, ठीक है ना, ये हो जाएगा सिंपल CH4, ठीक है ना, 1/44 मोल CH4। अब एक बात आना सिंपल, तो 22 ग्राम में कितना हो जाएगा, 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस में, ये सिंपल हो जाएगा, 1 मिनट, है ना, 22 ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस्ड में हो जाएगा सिंपल, ये कितना बोलो, ये हो जाएगा सिंपल 22 1/44 इंटू 22, ठीक है, यही हो जाएगा, है ना। अब देखो इतना क्या मोल CH4 मिलेगा आपको सिंपल, तो 1/2 हो जाएगा सिंपल, 1/2 मोल CH4, मतलब कितना हो गया 0.5 मोल CH4, ठीक है ना, मतलब कितना होगा, लिखा हुआ है हाउ मैनी मोल ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, तो कितने मोल आपको मीथेन की रिक्वायरमेंट होगी, 0.5 मोल मीथेन की रिक्वायरमेंट होगी, जब आपको जाके 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो देखो लिख देता हूं यहां पे मैं आंसर सिंपल, क्या लिख दूं बोलो भाई, लिख देता हूं 0.5 मोल ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। ये आपका आंसर हो गया। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं, बस आपको सिंपल रिलेशन लगाना आना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर भी हो गई होगी, और आपको स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रीजन बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। और यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो आप फिर से पीछे जाइए, पीछे जाने के बाद वीडियो को अच्छे से देखिए और फिर उसको अच्छे से क्लियर कीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाइए। जब तक देखते रहिए बार बार उसको, जब तक कि क्लियर ना हो जाए। तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर होगी और आप इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं हम आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।